केंद्र सरकार का वित्त बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला है और इस बजट में खास बातें क्या रहेंगी, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। नोएडा खबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, ये बताइए कि जो पहला बजट आ रहा है वो किस तरीके से फोकस होगा आम आदमी के लिए, क्या संभावनाएं लगती हैं? क्या आम आदमी को कर में छूट मिलेगी या रोजगार के किस तरह के संसाधन बढ़ेंगे? जी नहीं, देखिए, अगर आप देखें जिस तरह से ये जो कोविड की त्रासदी हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ये जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया आत्मनिर्भर भारत के रूप में, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसके 2 पहलू थे जिसको कि आज पूरा विश्व इसकी महत्वपूर्ण और इसकी उपलब्धि को आज रिकॉग्नाइज कर रहा है। पहले सबसे बड़ी बात थी कि जैसे ये त्रासदी हुई तो गरीब तबका, जो गांव में, पिछड़े वर्ग में, इस जगह पे जो भी लोग रहते थे, उन लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता थी उनकी, जैसे एकदम अचानक लॉकडाउन के कारण नौकरी वगैरह में दिक्कत हुई तो उनको 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन देने का एक महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और वह उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी। दूसरी बात थी कि वह लोग जब गांव में पहुंचे, अपने अपने घर पहुंच गए, तो मनरेगा के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उनको उनके पंचायत के अंतर्गत ही उनको वो पैसा उनको मिलने लग गया और उसका भी बजट से हमारी सरकार ने काफी बढ़ा दिया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि पूरे देश की जो जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेशन लगाने का, निशुल्क वैक्सीनेशन लगाने का महत्वपूर्ण काम किया। इस तीनों कारणों से निशुल्क 80 करोड़ लोगों को 2-3 साल से राशन देने का काम, उसके बाद मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पे उनको उनके पंचायत के अंतर्गत ही उनको मनरेगा की राशि मिल जाए, उसकी उपलब्धि सुनिश्चित करना, और फिर निशुल्क वैक्सीनेशन लगाना। एक अब लगभग 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन निशुल्क लग चुका है। पूरे विश्व में ऐसा इतना बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किसी ने नहीं लिया। इसके कारण हमारे यहाँ पे जो गरीब तबका था, पिछड़ा वर्ग था, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वह सब लोग अपनी जीवन याचिका सुचारू रूप से चला सके। और फिर जब ये त्रासदी खत्म हुई तो उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री जी ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में 14 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। PLI के अंतर्गत उन लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और उनकी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग राशि दी। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगभग 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार ने काम किया। और फिर जो रेडी वाले, पटरी वालों को जो लोन के रूप में 50,000 रुपए तक का देने का, इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया, उससे रेडी वाले, पटरी वालों को बहुत सहायता मिली। और मुद्रा लोन में लगभग 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के अंतर्गत सरकार ने सहायता प्रदान की। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए और गरीब तबकों के सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए सरकार ने काम किया। और इसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। आने वाले समय में भी विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली भारत की है। हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश भी खूब संख्या में आ रहा है। हमारा जो महंगाई दर है वह भी विश्व में बहुत सारे देशों से बहुत कम है। यूरोप, अमेरिका, चाइना, ऐसे देशों में जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है उस तरह की किसी तरह की स्थिति भारत में नहीं है। हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है और भी कई देश है जिनके अंदर आर्थिक रूप से, श्रीलंका है, आर्थिक रूप से बिल्कुल दिवालियापन के कगार पे, उस तरह की कोई स्थिति भारत में नहीं है और भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्व के कई इंस्टीट्यूशंस भारत के पॉलिसीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और अब यह बजट आने वाला एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बार 2023 में 1 फरवरी को जो बजट आएगा वह अपने आप में इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण
मील का पत्थर स्थापित होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि अमृत काल जो 75वां साल हमारी स्वतंत्रता का है और आने वाले 25 साल में जब हम 2047 के साल में पहुंचेंगे, 100 साल हमारी स्वतंत्रता को हो जाएंगे, इस 25 साल में भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने का एक ब्लूप्रिंट इस बजट में पुनः फिर से आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की उम्मीदें हैं, कारपोरेट की भी है, आम आदमी की भी है, सर्विस क्लास की भी उम्मीदें हैं। तो क्या देखते हैं इस बार के बजट में उम्मीदों के रूप में क्या पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री की उसमें, क्योंकि आप एक जो वित्त मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण समिति है उसके सदस्य भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो स्कीम्स शुरू की है पेंडेमिक के समय, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या 3.5 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को घर देने की बात हो, या नेशनल हाईवे बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, रेल बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, और ये पीएलआई की स्कीम के अंदर महत्वपूर्ण जो सहयोग समर्थन है सरकार का मुद्रा लोन में, ये सब चीजों को सरकार कंटिन्यू करेगी। इसके अंदर जिस तरह से सरकार के धनराशि की आवश्यकता होती है उस तरह की व्यवस्था सरकार का टैक्स कलेक्शन के रूप में भी तेजी से बढ़ रहा है। जीएसटी हम लोगों ने काफी कम कर दिया, जीएसटी का रेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, फिर भी जीएसटी का कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लीकेजेस और भ्रष्टाचार कम हो गया है। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों तरीके से, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स भी बढ़ रहा है। तो सरकार के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि उन सारी स्कीम्स को कंटिन्यू करें और उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करें। यह सरकार पूरी तरह से करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा बढ़ा के चलेगी। और जो टैक्सेशन की बात है वहां पे जहां तक सरकार की सोच की बात है कि ऑलरेडी हम लोगों ने रेट ऑफ टैक्सेशन कॉर्पोरेट लेवल पे भी काफी कम कर दिया है। स्टार्टअप को तो केवल 15% का टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को लगभग 26% का टैक्स लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी जो एवरेज एक समय में 28 से 30% का जीएसटी टैक्स लगता था, सेल टैक्स और वैट वगैरह, वो आज जीएसटी के अंतर्गत मात्र 11.6% है। तो जीएसटी का रेट कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है, डायरेक्ट टैक्स में जो मिडिल क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उनको भी कम कर दिया। तो उनको तो चीजों को कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं में और भी सरकार बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीजें करेंगे। और आवश्यकता जैसी बहुत जगह से हमारे सामने डिमांड आ रही है कि जो सैलरी क्लास है या मिडिल क्लास है उन लोगों के लिए भी कुछ राहत की चीजें सरकार को और सोचनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी जरूर इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास इस बजट में करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण सरकार के पहल हो, इस बारे में जरूर मुझे लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आने की उम्मीद है। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार के बजट में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर ज़्यादातर डिमांड की जा रही है, क्या वो उसमें बढ़ोतरी होगी? देखिए, हेल्थ का ऊपर जो खर्चा है, अगर आप देखेंगे कि पेंडेमिक के समय में तो हमारा इतना बुरा हाल था कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तक भी नहीं थी, तो बहुत सरकार ने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया और ग्रामीण जो हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सबको भी स्ट्रेंथन किया ताकि कोविड जैसी त्रासदी अगर आए तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रयास तैयारी करके रहे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं और वैक्सीन मैत्री के रूप में विश्व में भी कई देशों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें कि जेनरिक मेडिसिन है, जिसमें कि जन औषधि केंद्र सरकार अलग अलग जगहों पे खोल रही है और जिसमें एक सस्ती दवाइयां लोगों को मिले और वो उन लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करे, तो उसके ऊपर भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रूप में हम विश्व में एक उभरती हुई व्यवस्था के रूप में सामने आ रहे। जेनरिक मेडिसिन हो, वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन तो अपने आप में विश्व की 80% जो वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भारत के पास है। जेनरिक मेडिसिन में लगभग 26% हम ग्लोबल ट्रेड को हम लोग
कंट्रोल करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सरकार बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ है वो जनरली स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है। लगभग 42% अपना केंद्र का जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स को ट्रांसफर करते हैं, और जीएसटी के अंदर भी सरकार पूरी तरह से उनको रेवेन्यू अपना ट्रांसफर कर रही है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश सरकार उसको मजबूत करे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वैक्सीनेशन इंडस्ट्री, जेनरिक मेडिसिन जो केंद्र सरकार के पास है, और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जैसे कितने लोगों को 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है कैशलेस के रूप में, उसको भी स्ट्रेंथन कर रही है। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। ग्लोबल लेवल की लगभग 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया है, जिनको 1000 करोड़ रुपया सरकार देगी ताकि वो और भी स्ट्रेंथन हो जाए। और इस तरह के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। कॉलेज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी सरकार ने किसी न किसी तरह परमिशंस दी हैं कि ताकि वह भी अपने आप में यहाँ पे एजुकेशन के लेवल को बढ़ाए। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काफी तरह से काम कर रही है ताकि जो स्किल डेवलपमेंट हो उसका महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मिले। रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग एम्प्लॉयबल लेवल पे जो एजुकेशन है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग और जो ITI वगैरह जैसे क्षेत्रों को मजबूत करें। उसके ऊपर सरकार ने IIT को कई जगहों पे नए IITs खोले, ITIs कई खोले हैं, और जो निस्बत जैसे जो संगठन है वह लोग 21 दिन के 3-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स लोगों को दे रहे हैं ताकि वो ट्रेन हो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होने के लिए। तो इन सब चीजों पे सरकार एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी काम कर रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आम आदमी का है कि महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा, इससे निजात कैसे मिलेगी? क्या सरकार इस पर काम कर रही है? क्योंकि एक तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जो 50,000 रुपये 3 महीने की फीस है, एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनकी 50 रुपये 3 महीने की फीस है। तो वो कॉमन कैसे हो पाएंगे? उनके बराबर वो एजुकेशन एक तरीके से, इस तरीके से तो एक खाई बढ़ती जाएगी जो एक हायर एजुकेशन। तो कॉमन बात हुई, बहुत दिन पहले ये बात चली कि भाई समान शिक्षा पद्धति लागू हो ताकि आम आदमी के बीच में इतना अंतर ना हो, जो प्रतिभाएं हैं उनको दम ना तोड़ दे पैसे के अभाव में। तो महंगी शिक्षा से निजात कैसे मिलेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आम आदमी के उसमें दिमाग में है। देखिए, शिक्षा में अगर आप ग्लोबली देखें जी, जो कि ग्लोबल कंट्रीज ने डेवलपमेंट करके जो डेवलप हुए हैं उनमें शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे शिक्षा में एक बड़ी समस्या थी कि हम कॉमन लोगों को BA MA ये सब करवा देते थे और वह लोग कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में उन लोगों को वो शिक्षा नहीं मिलती थी, स्किल डेवलपमेंट में वो पिछड़ जाते थे, तो वह लोग केवल ऑफिस में बैठ के काम कर सकते। तो यह जो शिक्षा की पूरी स्थिति है उसको कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे बदलने की आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सब चीजों में सरकार कर रही है। यूनिवर्सिटीज को स्ट्रक्चरली बहुत मजबूत कर रही है, ITI खोल रही है, IIT खोल रही है। यह तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मजबूत बनाने की बात है। दूसरी तरफ से जो सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की यूनिवर्सिटीज है, उन सब में अगर आप देखो, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10-15 हजार 20 हजार में पूरे साल की फीस के अंतर्गत इतनी अच्छी हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, तो उनको सरकार मजबूत कर ही रही है। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज को, प्रदेश यूनिवर्सिटीज को मजबूत कर रही है। हाँ, स्कूली लेवल पे जो आपने समस्या बताई है वो जरूर है कि पब्लिक स्कूल्स की फीस का बहुत हाई लेवल चलता है, और जो सरकारी स्कूल है उनके स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं उनके स्कूल की फीस तो कम है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। सरकार के अंदर सोच भी है कि लगभग हमारे यहाँ पे 2 से 2.5% का बजट एजुकेशन पे चलता है, इसको बढ़ाना चाहिए। डेवलप कंट्रीज का अगर बजट प्रोपोर्शन हम देखते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे, वो लगभग 5 से 6% होता है। तो हम लोगों को भी ये एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर सरकारी बजट बढ़ाना है ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड और मजबूत बढ़े और उनमें जो सस्ती शिक्षा मिलती है उसको क्वालिटी एजुकेशन के रूप में मिले, वो बहुत खुले वो कर रहे हैं। हेल्थ में जहां तक आपकी बात है, हॉस्पिटल्स बहुत सारे, एम्स सरकार, हर डिस्ट्रिक्ट को सरकार की कोशिश है कि हर
स्टेट में 1 या 2 एम्स खुले और बहुत सारे एम्स भी खुलती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सरकारी अस्पताल का काम कर रही है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का कैशलेस बीमा, हेल्थ बीमा सरकार प्रोवाइड कर रही है। और जेनरिक मेडिसिन अगर आप देखोगे कि एक समय था कि कुछ 200-300 हमारे यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स थे, आज कई हजार, 7-8 हजार जेनरिक मेडिसिन के स्टोर्स खुल गए, जिसमें सरकार के तरफ से सस्ती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो इन सब चीजों पे इवन सरकार ने ये जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, स्टंट है, या जो दिव्यांग लोगों के लिए इक्विपमेंट है, और भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, उन चीजों पे भी सरकार ने ये कोशिश की है कि उसमें प्राइसेस पे कंट्रोल किया जाए। तो वह एक सस्ती मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। जरूर आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और हेल्थ पे बजट बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देके इसको आगे काम करेगी। अब एक आखिरी सवाल, जो पूरे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बातें होती हैं, आपकी स्तर से उठती हैं बातें कि जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाया जाना चाहिए, और कहीं बात होती है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए या कुछ हो। तो ये संसाधन चूंकि जुटाने पड़ते हैं वित्त मंत्रालय को, बजट में सारी चीजें, तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या आप लोगों का वो है आकलन? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीके से जो कई बार भ्रामक डिबेट भी हो जाता है, इसमें समस्याओं को हमें आइडेंटिफाई करना, जिसको हम कर रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है कि जो डेमोग्राफी है, कुछ क्षेत्रों में अगर आप देखें तो डिस्प्रपोर्शनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, चाहे वो इमिग्रेशन के हो, प्रवास में लोग इलीगल इमिग्रेशन के कारण हो, और कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की या किसी धर्म की उस तरह की जनसंख्या का सडनली एक बढ़ोतरी हमने देखी गई है। तो यह जो एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो समस्या है, उनके लिए चाहे हम एनआरसी लेके आए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, उस तरह की समस्याओं का निजात वहां पे आएगा। राष्ट्रीय स्तर पे जो बेसिकली सरकार का सोचने का मान है, बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन एकदम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ जाए, इस तरह की बात अभी सरकार की तरफ से कोई उस तरफ से पहल वैसा नहीं हुई है। इसमें बहुत बड़ा डिबेट की आवश्यकता है, लेकिन किसी तरह पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूर आवश्यकता इस देश में है। नहीं तो 140 करोड़ जनसंख्या हमारी भारत में हो गई और हम चाइना से भी ऊपर हमारी जनसंख्या तुरंत बढ़ने की बात है। और हर साल जो इतनी बड़ी जनसंख्या नई जो एम्प्लॉयबल बन के युवा शक्ति हमारे देश में आती है, तो उन लोगों को कोई कहे कि नौकरी प्रोवाइड करना तो इतना आसान नहीं। तो जनसंख्या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके लिए जागरूकता प्रयास करनी है। और जो ज्योग्राफिकल एरिया में जो समस्या है स्पेसिफिकली, जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर हो, धर्म परिवर्तन हो, इस तरह के जो समस्या, उनको एक कानून के अंतर्गत सरकार उनको कंट्रोल करेगी। अब बस चलते चलते आखिरी सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव आना है, तो उस चुनाव के लिए क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, तो क्या ये बजट एक साल में कुछ ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण जो लाएगा जो 2024 के चुनाव को फोकस को ध्यान में रखते हुए होंगी? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 2024 का चुनाव को अब मात्र 13-14 महीने रह गए। जी जी। और जहां तक ये सोचना है हमारी सरकार का या जनरल सब लोगों का कि यह हमारा बजट के पहले का आखिरी जो है, ये इलेक्शन के पहले का आखिरी बजट होने वाला संभावित रूप से, इससे अगला बजट जो आएगा वो इलेक्शन के बाद आएगा। हम आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन और सहयोग और प्रेम हमें इसी तरह मिलेगा, और जनता इस प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण उसका रोल होता है कि वह किस सरकार को चुने, और हम जानते हैं कि जनता का समर्थन और प्रेम हमें मिलना चाहिए, उसके बगैर हम इलेक्शंस नहीं जीत सकते। तो हम जनता के लाभ के लिए, जनता के विश्वास प्राप्ति के लिए जितनी भी आवश्यकता है वो हम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव को भी हमने एनालिसिस करना चाहिए। लगभग 23 करोड़ ऐसे लाभार्थी थे जिनको सरकार की 5 या 6 महत्वपूर्ण सहयोग के जो सोशल वेलफेयर की स्कीम थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो,
या जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण हो, ये तो इसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मनरेगा हो, ऐसी जो 6-7 स्कीम्स है सरकार की जन कल्याणकारी, उसमें से किसी न किसी स्कीम का उनको लाभ मिला है। और लगभग अगर इसमें किसी कुछ लोगों को 3-3, 4-4 भी स्कीम्स का लाभ मिला है, वैक्सीनेशन है, तो इन सब स्कीम्स का 23 करोड़ लोगों को सीधा बिना किसी भ्रष्टाचार के लीकेजेस के सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इसके कारण एक बहुत बड़ा तबका था जो हमारे साथ समर्थन में खड़ा हुआ। तो उन सारी स्कीम्स को, क्योंकि उनका इफेक्टिवनेस अच्छी तरह से चला है, प्रधानमंत्री का जो निःशुल्क राशन वाला भी जो चीज है उसको WHO और सबने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्रिशिएट किया। उन स्कीम्स को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक स्कीम है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, प्रधानमंत्री जी ने। उन डिस्ट्रिक्ट में जो कि पिछड़े माने जाते हैं पूरे देश में, उन पिछड़े जो डिस्ट्रिक्ट है 115 डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने कहा था कि वहां का कलेक्टर या DM जिम्मेदार होगा कि यह जो वहां पे उस क्षेत्र में आइडेंटिफाई करे अपने एरिया में कि वह लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो जो एलिजिबल लोग हैं तो उनको सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी कलेक्टर और DM को दी। और इसका बहुत प्रभावशाली फर्क मिला है कि नए लोग आइडेंटिफाई हुए, वह लोगों को का सहायता हमें वो उस जगह तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सारी स्कीम्स पहुंची। अब उसके नीचे जाके पेनिट्रेशन करते हुए सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए, हर डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए, और उसमें सरकार ने ये कोशिश की कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी हो जाए कि अपने क्षेत्र में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार को मिले। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने इस बार 2024 के पहले निकाली है कि देश में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं, घर हैं, और उसमें से 2019 के पहले केवल 2.5 करोड़ लोग परिवारों को नल के द्वारा जल मिल रहा था। अब लगभग इस 3 साल में 19 से लेकर 22 तक लगभग 8 करोड़ लोगों, 8.5 करोड़ लोगों के घरों में नल के द्वारा हम जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2024 के पहले 19 करोड़ घरों को में नल के द्वारा जल हम सरकार के द्वारा पहुंचा देंगे। अपने आप में पूरे उनके जीवन को, हेल्थ को, सैनिटेशन को, उनके समय को बहुत बड़ा एक मूलचूल बेसिक परिवर्तन लेके आएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके ऊपर सरकार इस बार भी बहुत सारे और भी काम करेगी और इसको तेजी से क्रियान्वित करेगी। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में भी सारी स्कीम्स को लेके पहुंच के जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं भी इस पे बहुत काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज जो तालाब है उनको आइडेंटिफाई करना है, और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनको जोड़ते हुए उस क्षेत्र के, चाहे RWA हो या एसोसिएशन ऑफ जो हाई राइज बिल्डिंग है, उनको साथ में लेते हुए उन तालाबों का पुनरुद्धार करना है, उनको रिवाइव करना है ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, वाटर कंजर्वेशन में काम हो, स्वच्छ जल पीने का इन नलों के द्वारा जनता में हर लोगों को मिले। तो यह सारे महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके ऊपर सरकार काम करने वाली है, पिछली योजनाओं को हम लेके चलेंगे। और मुझे लगता है कि 2024 में भी हमें जनता का उसी तरह स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सशक्त और सरकार देने में प्रधानमंत्री जी सक्षम हुए हैं। और ग्लोबल लेवल पे भी भारत की इमेज आज की डेट में आप देखोगे तो चाहे G20 का प्रयास हो या सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को लेके बात हो, या जो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का स्टैंड है उसको भी देखें, तो सरकार उसमें विश्व लेवल पे अपनी इमेज को और अपनी भारत की इमेज को मजबूत करने में सफल हुए। ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी स्टैब्लिश हुए। और G20 वाला इस बार जो इस साल जो बड़ा महत्वपूर्ण पहल है और जिसमें भारत प्रेसिडेंट के रूप में उभर के आया है और काम करेगा। और आज भी
नोएडा में जैसे G20 की अवेयरनेस जो वॉकेथॉन हुई थी, जिसमें सब लोगों ने, आपने भी, हम लोगों ने भाग लिया, तो यह सब चीजें भी हमारी भारत को विश्व गुरु के स्थान पे आर्थिक महाशक्ति और विश्व में महाशक्ति के रूप में 2047 तक स्टैब्लिश कर देगा। और अमृतकाल के रूप में हम सब हमारे जीवन में इस चीज को हम देखेंगे। आपने नोएडा खबर से बात की। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी आपके श्रोताओं को नव वर्ष का भी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विनोद जी, आपका धन्यवाद कि आप आज मेरे को ये अपने संवाद में स्थान दिया। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी का वह इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने आने वाले बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर जो केंद्र सरकार का विजन है उसके बारे में भी उन्होंने संकेत दिया। इस बजट में उसकी झलक देखने को मिलेगी। साथ साथ G20 में जिस तरह भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और आने वाले दिनों में यह साबित करेगा कि भारत की नेतृत्व क्षमता दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी। यह महत्वपूर्ण चर्चा आपने सुनी। आप नोएडा खबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते रहिए। मैं विनोद शर्मा आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। धन्यवाद।